So, welcome back to our channel, everyone. I'm here for a rapid revision class. Economics, Indian economy on the eve of independence. अब हम ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं. ये वीडियो बस रिविजन के लिए है, यानी इस वीडियो का सिर्फ एक मोटिव है. अगर आप अभी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हो या फिर आपके कल एग्जाम्स हैं, तो आप ये वीडियो को देख सकते हो एंड आपको सारा का सारा चैप्टर जो आपने पहले पढ़ा है वो एक बार में रिकॉल हो जाएगा और आप बहुत ही कम टाइम में रिवीजन करके अपने क्वेश्चन आंसर्स में जा सकते हो. सो आप अगर बुक लेके रिवीजन करने बैठो तो फिर तो हो गया. सबको पता है कितने अच्छे से आप रिवीजन करोगे. सो इस वीडियो के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को बहुत ईजीली. मैं हर एक पॉइंट को टच करने की कोशिश करूंगी एंड आई विल बी अ बिट फास्टर क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है हमारा. सो आई होप आप कोऑपरेट करो. प्लीज़ जितने मिनट का भी वीडियो होगा उठ के इधर उधर नहीं जाने से बेटर है एक कॉपी एक पेन हाथ में लेके बैठो, रनिंग नोट्स बनाओ विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और अगर नहीं तो भी शांति से बैठ के पूरे वीडियो को अच्छे से देखो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव का लिंक होगा, यानी इस नोट्स का लिंक होगा. आप इजीली जा करके ये नोट्स वहां से कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बात हो रही है वो बात हो रही है 1947 की. 1947, हाँ बिल्कुल, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय. बट इसके पहले जो ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज कर चुके हैं, उसका क्या? उस टाइम उन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमी हमारा निचोड़ के यूज कर लिया था और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा था. यानी हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में थे जब वो हमारे यहाँ से गए थे. क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस किया था इस दौरान, इस टाइम पे, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे. वो यहाँ से चले तो गए थे पर हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कंट्री को बहुत इजीली चला सके. आपने होपफुली मिशन मंगल मूवी देखा होगा. उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था उसके पार्ट्स हमारे पास इतने भी वैसे नहीं थे कि उसके पार्ट्स एक जगह इजीली असेंबल कर सके. साइकिल के ऊपर पार्ट्स को ले जा करके एक जगह पे असेंबल किया गया था. मतलब हमारी इकोनॉमी कितनी खराब थी साइकिल बैलगाड़ी इन चीज़ों के साथ. ओके, सो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण है ब्रिटिशर्स. बहुत बड़ा कारण है ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ट्रेडिंग करनी थी पर हमें बर्बाद करके चली गई. चलो अब आ जाते हैं वापस रिवीजन पे. कंडीशंस इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो ये प्रूव करते हैं दैट कि हमारा जो इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड जा रहा था, ये बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गया था. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बहुत ही ज्यादा कम रेट पे या स्लोली हमारा इकोनॉमी डेवलप कर रहा था, जिसको स्टैग्नेंट बोलते हैं. स्टैग्नेंट मतलब जीरो ग्रोथ या फिर नील ग्रोथ, मतलब इतना कम ग्रो कर रहा है कि ना के बराबर ग्रोथ कर रहा है. ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था उन्होंने कभी भी कोई सिंसियर अटेम्प्ट किया ही नहीं हमारे कंट्री के पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए. अब नेशनल इनकम आपको पता है हमारी कंट्री का ऑल टुगेदर इनकम, जिसका 2 डेफिनेशन होता है. मेरे ऑलरेडी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे हैं जो आप जाके देख सकते हो. वहाँ पे नेशनल इनकम का अच्छे से डेफिनेशन वगैरह डिस्कस किया हुआ है, सो इट विल हेल्प यू. और दूसरा पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो हमारे कंट्री में जितना भी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, राइट, तो टोटल पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जो कमाती है, क्या वो पर कैपिटा इनकम है? आंसर इज नो. टोटल पॉपुलेशन हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं वो ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है वो पर कैपिटा इनकम है. पर कैपिटा इनकम, पर मतलब एक इंसान का. तो इसका अगर मैं सिंपल फॉर्मूला बोलूं तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कि टोटल इनकम पूरे कंट्री में कितना है, यानी हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना भी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, अगर हम करते हैं इंटू 100 तो वो परसेंटेज आ जाएगा ऑब्वियसली, और वो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा हमारा.
ओके, एस्टिमेट्स जो दिए गए हैं डॉक्टर VKRV राव, उन्होंने बोला कि जीडीपी जो हमारा था वो 2% पर एनम के स्पीड से और पर कैपिटा इनकम सिर्फ 0.5% पर एनम के स्पीड से ग्रो कर रहा था। मतलब अगर मैं ग्राफिक स्केल इमेजिन भी करती हूँ तो उसका जो ग्राफ होगा वो एकदम नील रेटेड होगा, एकदम लो रेटेड होगा। 2% इज नथिंग। एक कंट्री में अगर एक साल का ग्रोथ 2% का है तो मतलब अगर एक कंट्री 100 रुपए कमा रही थी, 100 रुपए जीडीपी थी, तो नेक्स्ट ईयर उसकी जीडीपी 102, मतलब इतना कम, इट्स वेरी लो। और पर कैपिटा आउटपुट जो था वो सिर्फ 0.5%, विच इज ऑल्सो वेरी लेस। यानी समझ लो कितना कम डेवलपमेंट हो रहा था हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर। बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो देखो पहली बात तो हमारी कंट्री पूरी की पूरी एग्रीकल्चर के ऊपर ही कहीं ना कहीं बेस्ड थी। यानी 3 सेक्टर्स होते हैं अगर आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी में सारे के सारे एग्रीकल्चर के काम होते हैं, पोल्ट्री, फिशिंग, जो भी मतलब चीज़ें उगाने वगैरह का काम होता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ पे जो भी होता है वो ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल्स ही उगाए जाते हैं। उसके बाद ये रॉ मटेरियल्स जाते हैं सेकेंडरी में और मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्ट्स निकलते हैं। टर्शियरी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों से टर्शियरी डील करता है। हमारा कंट्री तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में था, वो भी बैकवर्ड एग्रीकल्चर में था। क्यों? कारण है लैंड टेन्योर सिस्टम, यानी जमींदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, जो भी तुम बोलो इन सिस्टम्स का नाम। अच्छा, ये सिस्टम क्या था अगर मैं तुमको शॉर्टकट में इस सिस्टम के बारे में बताऊं, एक बेसिक मैं तुमको अगर बताऊं ये सिस्टम क्या था तो वो ये था, सुनो। ये है हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारा गवर्नमेंट मतलब उस समय का गवर्नमेंट, ठीक है। ये है जमींदार, ओके, और ये है नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि जमींदार जो हैं उनको एज लैंड रेवेन्यू टैक्स गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड परसेंटेज देना पड़ेगा, एक फिक्स्ड परसेंटेज देना होगा एज लैंड रेवेन्यू। बदले में ये पैसे कहाँ से लाएंगे? ये लेंगे नॉर्मल पब्लिक से पैसा। तो मैम इट्स वेरी सिंपल, गवर्नमेंट जमींदार से एक फिक्स परसेंटेज लेगा क्योंकि गवर्नमेंट तो जाके नॉर्मल पब्लिक से इकट्ठा नहीं कर सकता। तो जमींदार लोग जाते होंगे नॉर्मल पब्लिक से और वो भी फिक्स परसेंटेज में उठा लेते होंगे उनसे पैसा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। ये तुम्हारी अच्छी सोच है, इनकी सोच अच्छी नहीं थी। जमींदार को गवर्नमेंट को फिक्स परसेंटेज ही देना होता था, पर जमींदार नॉर्मल पब्लिक से कोई भी अमाउंट वसूल कर सकते थे। देयर वाज नो स्केल, नो क्लास और नो क्या बोलते बेंचमार्क, कुछ भी अमाउंट उनसे ले सकते थे उनकी मर्जी पे। बदले में उनको क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट को फिक्स परसेंटेज देना पड़ता था। तो इस सिस्टम की वजह से कौन सबसे ज्यादा लॉस में जाता था? इट्स वेरी नेचुरल, ऑब्वियसली द नॉर्मल पब्लिक, द जनरल पब्लिक। तो ये सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पीछे रह गया था हमारे, क्योंकि बेचारे जो पुअर फार्मर्स हैं वो एक तो कमा रहे हैं, ऊपर से आपको लैंड रेवेन्यू टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर से उनको डेब्ट्स हैं, उनको अपना भी एग्रीकल्चर सुधारना है, डेवलपमेंट, उसके लिए पैसे चाहिए, उनकी बेसिक नीड्स है। पैसे कहाँ से लाएंगे वो जब आप कोई फिक्स परसेंटेज ले हो? तो पॉइंट नंबर 2, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आई एम बीइंग फास्ट, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि आपको कंसेप्ट याद आ जाए। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखो क्या होता था ना, तुमने अगर पहले, अगर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट भी हो तो तुमको पता होगा, तुमने 10 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सारे ब्रिटिशर्स को एक राइट था, ट्रेडर्स को एक राइट था, बिजनेसमैन को एक राइट था कि उनको जो भी फील्ड पसंद आती थी, ठीक है, वो जाकर के क्या कर सकते थे, वहां पे कुछ भी उग रहा, आलू उग रहा, गोभी उग रहा, प्याज, कुछ भी उग रहा हो, उनको वो प्लॉट प्लॉट पसंद आया, वो हटाएंगे उन चीजों को जो भी वहां उग रहा है और अपना सामान उगा सकते हैं, इंडिगो उगा सकते हैं। उनको इंडिगो की बहुत जरूरत होती थी बिकॉज ऑफ डाइंग, मरने वाला डाइंग नहीं, डीवाई वाला डाइंग, लाइक पेंट वाला डाइंग है ना, कलर वाला डाइंग। तो वो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर प्राइमरी बेसिस पे नहीं,
बल्कि कमर्शियलाइज करने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, खुद का पैसे कमाने के लिए उसको यूज करते थे, यूटिलाइज करते थे। और हमारे कंट्री का तो पार्टीशन इतना महान था ही। आपको पता ही होगा हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स जाते जाते पार्टीशन करा के गए थे सर, माउंटबैटन प्लान की वजह से। तो पार्टीशन की वजह से यहाँ के लोग वहां, वहां के लोग यहाँ, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा रायट, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था हिंदू मुस्लिम्स और इन सब चीजों की वजह से कि यू नो बहुत ही एग्रीकल्चर डिसोन हो गया था बहुत लोगों का, बहुत ज्यादा क्लमजी सा सिचुएशन बन गया था उस समय। और ऑब्वियसली लोगों के पास रहने खाने को पैसे नहीं थे, क्या ही और करते, ऊपर से टैक्स। लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो हमारा जो कंट्री था उस समय, बार बार बोला जाए, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग थे, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी बहुत कम था, मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी बहुत कम था, राइट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, हाँ। ओके, सुनो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो हमारा कंट्री जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं इन सब में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता था, क्योंकि और वीवर्स वगैरह उनका ये बहुत ही काफी अच्छे से वो लोग इसमें ग्रो करते थे, और उनका एक मतलब सोर्स ऑफ इनकम, ऑक्यूपेशन, जो भी बोलो यही था, ठीक है। ये सारा चीज बंद करवा दिया गया, इन सारी चीजों को टेक डाउन कर दिया गया, कारण था, बहुत बड़ा कारण था। और वो कारण ये था कि नॉर्मल ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को सस्ते में अवेलेबल कराना। और ऑब्वियसली इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो थोड़ा महंगा था, आई मीन प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे थे उसका। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स बहुत सस्ते में चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवाते थे, जिसकी वजह से इसका डिमांड ऑब्वियसली कम होने लगा। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वे लैकिंग। और हमारे यहाँ पे तो क्या ही हो रहा था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थे ही कहाँ, मशीन्स वगैरह सारी की सारी चीजें क्या होती थी। आप एक सेकंड इसको रीड करो, फिर आपको बेटर समझ आएगा सब कुछ। ओके, मैंने क्यों बोला पढ़ने के लिए, कारण है इसके पीछे, अभी पता चल जाएगा। सुना, ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया, ये वाले पॉइंट को समझो आराम से। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वे लैकिंग। हमारे यहाँ पे प्राइमरी चीजें उग रही थी, कैपिटल गुड्स का तो नामो निशान दूर दूर तक नहीं था, ये चीजें हम इम्पोर्ट करते थे। और हमारे कंट्री में मशीन्स वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमें तो फिर एग्रीकल्चर का ही काम करना था। तो ये लोग हमें इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, इस तरीके से हमारे कंट्री को डेवास्टेट कर रहे थे कि वी वर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एंड वी हैड नथिंग टू डू रादर देन एग्रीकल्चर। लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। भाई कहाँ से होगा, पब्लिक सेक्टर आएगा ही कहाँ से, सारे के सारे अर्बनाइजेशन तो होने नहीं दे रहे थे, अर्बनाइजेशन वाज वेरी लिटिल। सारा का सारा मोस्ट 70% से भी ज्यादा लोग गांव यानी रूरल एरियाज में रह रहे थे। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो उगाएंगे ही ना चीजें, एग्रीकल्चर में ही जाएंगे। सेक्टर्स उतने ज्यादा थे नहीं, पब्लिक सेक्टर्स वगैरह। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ओ गॉड, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके टैरिफ यानी टैक्स पॉलिसीज कुछ इस तरीके से थे कि मतलब मैं अभी एक ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, आई विल एक्सप्लेन इट नाउ, वेट जस्ट एक सेकंड होल्ड करते। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हैंडलूम और मशीन मेड्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो सस्ता ऑब्वियसली मशीन वाला ही प्रोडक्ट आएगा सामने। तो लोग क्यों एक ही टाइप की चीज के लिए, बदन ढकना है, वही कपड़ा हैंडलूम का है, वही कपड़ा मशीन का है, सस्ता है मशीन वाला, तो क्यों कोई हैंडलूम का सामान खरीदेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। वाह, ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम किया था, कुछ नहीं, सब अपने मतलब से किया था, क्योंकि उनको अपना मार्केट बढ़ाना था, अपना मार्केट इनहांस करना था, इंक्रीज करना था। साथ साथ रॉ मटेरियल्स को अपने, जहाँ पे भी उनका ब्रिटिश को जाने के लिए जो पोर्ट खोलेगा, या जहाँ जहाँ जिस पोर्ट से उनका सामान जाएगा,
एक्सपोर्ट होगा जो, वहां तक जाने के लिए अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से सामान एक जगह करना तो पड़ेगा इकट्ठा, वो कहाँ से होगा? रेलवेज वगैरह से ही होगा। तो उन्होंने उसके लिए इसको शुरू किया। लैक ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, भाई हमारे कंट्री में अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री लिमिटेड थे या लैक कर रहे थे, तो हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज जो लोकोमोटिव इंजन या फिर बड़े बड़े आयरन के सामान या बड़ी बड़ी चीजें बनाए, बड़ी बड़ी मशीन्स को मैन्युफैक्चर करे, वो कहाँ से आएंगी? इम्पॉसिबल। अच्छा, जो मैंने बोला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है। देखो, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल दोनों तरफ था, ब्रिटेन में भी था और इंडिया में भी था, ठीक है। अब दो बात समझो, जैसे नॉर्मल रास्ते पे जाते हो तो टोल टैक्स मिलता है ना, वैसी चीजें जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है ना, तो भी एक टैक्स लगता है, इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो भी बोलो। तो इंडिया को तो ये लोग रॉ मटेरियल सेंटर बना के रखे थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया में भी इनका कंट्रोल था, तो इंडिया से जो सामान यहाँ जाता था, एक्सपोर्ट होता था, रॉ मटेरियल जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, उस पे ये लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, ठीक है। यानी वो सामान अगर 10 रुपए का है तो वो 10 रुपए में यहाँ पहुंचा। अब ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा ना घुसाने से पहले, ब्रिटेन में भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, यानी ये सामान अगर 10 का था तो यहाँ पे 10 में पहुंच, ठीक है। पहला उन लोग का डिस्क्रिमिनेशन, देखो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट समझो, अगर इंडिया वाले कोशिश कर रहे थे ब्रिटेन में सामान बेचने का, फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने का, ठीक है, तो क्या कर रहे थे, वो लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दे रहे थे और यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दे रहे थे। यानी जो सामान यहाँ से 15 रुपए का निकला है, वो यहाँ पे टैक्स लग गया तो समझ लो वो हो गया 17 रुपए का, यहाँ पे और टैक्स लग गया तो समझ लो वो हो गया 20 रुपए का, फिर वो लोग प्रॉफिट जोड़ेंगे तो मिलेगा और महंगे में। यानी कि हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट में टैक्स लग रहा था और उनके रॉ मटेरियल्स में टैक्स नहीं लग रहा था, ठीक है। एक और पॉइंट, जब ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट्स आ रहे थे तो यहाँ पे टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लग रहा था और यहाँ पे भी इंपोर्ट टैक्स नहीं लग रहा था। यानी जो सामान वहां से 15 रुपए का आया है, वो सामान यहाँ पे 15 रुपए तक ही पहुंचा है और इजीली यहाँ पे बिक रहा है। यानी कि यहाँ के सामान इतने महंगे हो गए कि लोग इंपोर्टेड आइटम ज्यादा खरीदने लगे, मतलब इतना बुरा हाल था। अब तुम लोग बोलोगे कि यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत ज्यादा वहां पे खराब हो गया होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जब एक्सपोर्ट कम होता है इंपोर्ट से। पर मैं बताऊं क्या, ऐसा नहीं था, अभी भी एक्सपोर्ट ज्यादा ही था इंपोर्ट से। ओ तब तो मैम ठीक ही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो डिफरेंस दिख भी रहा है ना तुमको, ये थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ये भी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे के लिए यूज करते थे, इंडिया के तरक्की के लिए यूज नहीं करते थे। और दूसरा, जो वो लोग एक्सपोर्ट करते थे वो रॉ मटेरियल्स होता था और जो इंपोर्ट करते थे वो फिनिश प्रोडक्ट्स होता था। अब तुम खुद से सोचो, फिनिश प्रोडक्ट्स का रेट हमेशा ऑब्वियसली ज्यादा होगा रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल किसी कंट्री से जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट सिर्फ आ रहा है, तो सोच के देखो उसका इकोनॉमी कहाँ जाएगा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो सुनना। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, जो जो मैं बोली हूँ अभी भी पूरे रॉ चार्ट में जो मैं समझाई हूँ वही बात लिखा है। वो एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल्स के, मतलब इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल्स का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का। ब्रिटेन के पास मोनोपोली कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड पे, ऑब्वियसली दोनों की तरफ मोनोपोली, मतलब जब सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड मोनोपोली, मतलब कि सिंगल कंट्रोल होता है किसी चीज के ऊपर। और ब्रिटेन का सिंगल कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड पे दोनों तरफ से। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, बिल्कुल, वॉर सबसे बड़ा कारण तो यही था। कितना हमारा पैसा ये लोग वेस्ट किए वॉर पे, हाँ।
और हमारा वेल्थ, हमारा सब कुछ वो लोग अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और हमें गुलाम बना के रखे। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल ऑफ देम। एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन। अब एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या है, सुनना। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री में जो एज ग्रुप होता है या किसी भी कंट्री में जो स्ट्रक्चर या पैटर्न होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी, इन सब चीज़ों का, ये जो रेट्स होते हैं, इसके स्टडी को डेमोग्राफिक बोलते हैं। ओके, या डेमोग्राफी बोलते हैं। प्लीज इसको डेमोक्रेसी से कनेक्ट मत करना। ओके, सो क्या क्या एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन था उस समय हमारे कंट्री में, वो देखते हैं। हाई डेथ एंड बर्थ रेट्स। अब देखो, जब कहीं पे भी हाई डेथ रेट रहता है और हाई बर्थ रेट रहता है, ये दोनों जब हाई रहते हैं, देखो आसपास है, 40s में ही है, 40 एंड 48% इज वेरी क्लोज, तो इसका मतलब होता है पॉवर्टी, ह्यूज पॉवर्टी उस जगह पे। दिस इम्प्लाइड ह्यूज पॉवर्टी बिकॉज ऑफ प्रॉपर लिटरेसी नहीं था वहाँ पे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं था, फैमिली प्लानिंग नहीं था, दूसरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए डेथ रेट भी ज़्यादा हो रहे थे, एंड बर्थ रेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। हाई इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। अब सुनना, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, जिसको नहीं पता है जिसको पता है, दोनों ही जन सुनो। जो बेबीज पैदा होते हैं ना, ठीक है, उनमें एक रेट है हमारे कंट्री में एस्टैब्लिश किया हुआ, वो है पर 1000, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 218, तो 218 डेथ पर 1000 बेबीज, यानी अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 2018 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या फिर एक सर्टेन डेज लिमिट में मर जाते हैं, मतलब बहुत इन्फेंट रेट पे, मतलब बहुत छोटे जब होते हैं तभी उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, विद इन एन ईयर। तो वो था क्या, 218, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 218 बच्चे मर जा रहे हैं, जबकि अभी वो गिर करके 18 बच्चों पे आ गया। इट्स लाइक वेरी वेरी लेस। मास इलिटरेसी, मतलब सब गवार, अनपढ़ गवार, 84% इलिटरेट थे, जिसमें से भी जो 16% लिटरेट थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7% वुमेन्स थी। तो 16%, मतलब समझो अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 84 को पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है, 16 को पढ़ना लिखना आता है, तो उन 16 में सिर्फ 7 लोग फीमेल्स होती थी। मतलब सोच रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 44 इयर्स, हमारे यहाँ रिटायरमेंट 60 पे होता है ना, 44 इयर्स में वहाँ लोग मर रहे थे, वो एवरेज लाइफ था लोगों का। क्यों? बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं थे, ये उसको ही डिपेक्ट करता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि लोग जो कमाते थे, मान लो 100 रुपए कमाते थे, तो 80 से 90 रुपए वो लोग अपना बेसिक नीड्स, खाना पीना, इन सब चीजों में, शेल्टर, इन सब चीजों में कमाते थे, बचता क्या था? कुछ भी नहीं। 10% कुछ बचना होता है। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, बिल्कुल भी नहीं थी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी ही नहीं, लोग मर रहे थे, लोग बीमार हो रहे थे, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बीमारियां हो रही थी। तभी तो देखो ना, एक्सपेक्टेंसी कितना, 44 इयर्स ओनली। एंड फीमेल लिटरेसी वाली बात तो मैंने तुमको बताई दी, 84% लिटरेट, 16% सॉरी 84% इलिटरेट, 16% लिटरेट, जिसमें से 7% वुमेन, उससे भी कम। अंडरडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी कंट्री में ना, कोई कब इन्वेस्ट करता है, मैं ये जनरल बात बोल रही हूँ, उससे रिलेटेड नहीं है, सुनना। कोई भी कंट्री में अगर बहुत सारे लोगों को, आई डोंट नो, पता नहीं ये टर्म पता है कि नहीं, एफडीआईज होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, सेस ब्लॉक्स होते हैं, लोग हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ग्लोबल वैल्यू बढ़ता है ना। तो किसी भी कंट्री में लोग मेनली इन्वेस्ट करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। उस समय तो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप्ड तो छोड़ो, अंडर डेवलप्ड था। अंडर डेवलप्ड मतलब गुड रोड्स नहीं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर से तुम क्या समझते हो? कम्युनिकेशन, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं। रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, राइट। तो गुड रोड्स तो थे ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह थे ही नहीं, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ एफर्ट्स जरूर लगाए गए थे इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। ना 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 ना, खुश मत हो, हमारे फायदे के लिए नहीं, उनके फायदे के लिए।
क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रहा था, उनको रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने अपने फायदे के लिए इन चीजों का शुरुआत किया, क्योंकि उनको अपने कंट्री में चीजों को भेजनी थी, है ना। और वो कैसे भेज सकते थे अगर ये सारी चीजें ठीक से नहीं होती, तो उन जो बेसिक थोड़ा बहुत उन्होंने किया भी है वो अपने लिए किया है। मोर डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, भाई ऐसा था कि 72% ऑफ पीपल वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन तो बहुत कम था, लाइक 20-25%, 28%, और 70% लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरियाज में। तो करते क्या थे, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, उसी पे काम करते थे। आज के दिन पे भी अगर तुम देखो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है किस पे, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे लगी हुई है आज के दिन पे भी। लेकिन हमारे कंट्री का जीडीपी में 25% भी ठीक से योगदान नहीं है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। 10% मैन्युफैक्चरिंग में थे और 18% वर्कफोर्स जो है वो सर्विस सेक्टर में थे। 72, 10 और 18%, यानी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे कम। कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स क्या थे ब्रिटिश रूल के इंडिया में? सबसे पहला, वो लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह भले अपने ही फायदे के लिए पर किए तो थे, स्पेशली रेलवेज। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स भी उनको चाहिए था, क्योंकि ओवरसीज ही सामान भेज सकते थे, प्लेन वेन का सिस्टम तो था नहीं। इनफैक्ट अभी भी भारी भारी चीजें ओवरसीज से जाती हैं। प्रोविजन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, क्यों? क्योंकि उनको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती थी। अच्छा, अगर तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसमें ही पढ़ा होगा अगर तुमने कि जो हमारे इंडियंस थे, ठीक है, उस टाइम र्यूमर फैला था कि जो टेलीग्राफ पोस्ट या टेलीग्राम पोल्स होते हैं जो, वो क्यों बने रहते थे, ताकि वो इंडियंस को उसमें फांसी दे सके। हाँ, इससे कनेक्टेड नहीं है, बस मैं बता रही हूँ, ऐसे र्यूमर्स थे उस समय। बट हाँ, वो र्यूमर फायदा ही किया, क्योंकि लोगों का खून खौलाने में वो भी एक क्या बोलते हैं, भागीदार था। और अगर वो नहीं होता तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं खत्म होता, विक्टोरिया नहीं आती फिर, और हमें चीजें नहीं मिलती, हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिलती फिर थोड़ी बहुत। जो भी मिला था वो 1857 के बाद ही मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो खर्चा वो लोग करते थे ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता था, इसी पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे। पॉलिटिकल, अच्छा हाँ, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वो करके गए थे, क्योंकि हम तो ऐसे भी गवार थे, मतलब वो मत हो जाना, ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेते थे चीजों के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमने अडाप्ट की है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 3 अलग अलग कंट्रीज से इन्फ्लुएंस, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉमन लॉ, इंग्लिश लॉ, इन सब चीजों से मिला हुआ है। तो काफी सारी चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थोड़ा वो लोग छोड़ के गए थे, तो हमारे लिए थोड़ा फायदा था। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, हाँ, वो लोग ये जरूर बोल के गए थे माउंटबेटन प्लान के लिए कि हम लोग आपके कंट्री को अलग नहीं करके जा रहे, बल्कि आपके प्रॉब्लम्स की वजह से ये सोल्यूशन लगा के जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये ब्लेम नहीं लेना है बाद में कि हम गए और इतना बड़ा कुछ कांड हो गया आपके कंट्री में। तो हाँ, थोड़ा वो लोग यूनिफाई करके गए थे। एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम, ऑब्वियसली वो लोग जब थे तो बाटर वाटर सिस्टम हट के करेंसी नोट्स वगैरह ये सब आ गए थे, थोड़ा बैंकिंग सिस्टम तगड़ा हो गया था, चीजें थोड़ी सिंपल थी, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर, एंड आप चाहो तो एनसीईआरटी की बुक से अच्छे से देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स आपको पक्का इनमें से ही मिल जाएंगे, मतलब यू अंडरस्टैंड फैक्ट्स। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आई डोंट नो आप कौन से डेट पे इनको देख रहे हो, बट हाँ, अपने एग्जाम के पहले भी अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करना, ताकि उनको ये चैप्टर एक बार में, देखो 25 मिनट 30 मिनट्स में एक बार में ये रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। आप अगर करने बैठोगे रिविजन इस चैप्टर का, तो आई एम वेरी श्योर आप एक चैप्टर में टाइम लगा दोगे। 20-25 पेज का ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी के बुक से मैंने एकदम शॉर्टकट में आपके सामने इसको लेकर के आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।